नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आज हमारी नॉलेज लेक्चर सीरीज के हम आ गए हैं भैया 24वें पड़ाव पर। सो टुडे वी हैव द 24th लेक्चर इन अवर सीरीज ऑफ नॉलेज लेक्चर्स। आज बारी है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, और ये इसका हो जाएगा 8वां लेक्चर। तो अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी, एसएनटी, एनवायरनमेंट के 8 लेक्चर आपको दे दिए। मजा आया? पूरी सीरीज कितनों ने देखी? सबसे पहले आप कंफर्म करो, लाइक और शेयर करो, चैनल के साथ जुड़ो, अपने साथियों को भी जोड़ो, तभी हमें भी मजा आएगा। चैनल को अब यहाँ से आगे लेकर जाना और उसे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा कंटेंट आप तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपने अगर पिछला सेशन नंबर 23 देखा था तो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको करंट डेवलपमेंट्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक अलग सीरीज हम इसके अंदर चलाएंगे ताकि ये सब चीजें भी कवर होती रहें। मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, एक्सपीरियंस का लाभ लेते चलें। यह है ऑफिशियल सिलेबस पेपर 4 GS3 का, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। उसके अलावा लेफ्ट राइट कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की बात होगी। एसएनटी क्रैकर हमारा चालू हो गया, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है कोर्स। आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इकोनॉमी क्रैकर कल से शुरू हो रहा है, मिस मत करना। बहुत प्यारे कोर्सेस हैं, आपको बहुत लाभ होगा। शुरू करें तो भैया, आज हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे ना, हम आपके साथ 5 चीजों पे बात करेंगे। बहुत प्यारे हैं ये 5 टॉपिक्स, और 100% एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स है। किस एग्जाम में और कब आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं आएंगे जरूर। तो शुरू करें विथ योर परमिशन। वेल्स बाउंसिंग बैक इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ी खबर है। तो हम करंट डेवलपमेंट 1 CD1 वेल्स बाउंसिंग बैक इन ऑस्ट्रेलिया। प्यारे दोस्तों, ये जो वेल नाम का जीव होता है, मैमली होता है, आप जानते ही हैं। मैमल्स में और फिश में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको पहले बता दूं, ये आप इनकी रीढ़ की हड्डी जो देख रहे हैं, इसके हिसाब से इनके पीछे के पूंछ वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर से नीचे मूव करता है बॉडी को चलाने के लिए। मछलियों के केस में वो ऐसे मूव करता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है मछलियों और मैमल्स के बीच में। एनीवे, वेल्स जो है वो अपने आप में एक जादुई प्राणी है, जिसको इंसान अपनी अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज में कुचल के मार डालता है। वेल्स इस पूरे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और साइलेंटली वो ये काम करोड़ों सालों से करते चले जा रहे हैं। इसलिए वेल्स का जिंदा रहना, वेल्स का हेल्दी रहना, आपके और मेरे जिंदा रहने और हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। दादा, ये बात समझ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? तो कहानी ये है कि एज वन ऑफ नेचर्स ग्रेट माइग्रेशंस, आपको पता है ना, प्रकृति में कई कई जानवरों के पूरे पूरे झुंड माइग्रेट करते हैं। कई कई तो पूरे के पूरे नॉर्थ पोल चले जाते हैं, वहां से निकल के साउथ पोल आ जाते हैं। पूरा पूरा चलता रहता है। मई और नवंबर के बीच में 40,000 हम्प बैक वेल, ये प्रजाति है एक, कम्यूट अलॉन्ग दी ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट। तो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में ये पूरा का पूरा हम्प बैक वेल्स का माइग्रेटरी पैटर्न होता है। ये एक हम बैक वेल है। हाथी के सामने उसकी लेंथ देख लो, एक इंसान से कंपैरिजन में लेंथ देख लो, और ये सारी वेल फैमिली की अलग अलग प्रजातियां देख लो। ब्लू वेल का साइज देखो और हम्प बैक वेल का साइज देखो। आ रहा है समझ में? बाकी की ये प्रजातियों का भी नाम एक बार सिर्फ नजर से निकाल लेना। ये 40,000 के आसपास कम्यूटिंग चालू हो गई है, इनका जाना चालू हो गया है। तो ये एक हाईवे है जो बेसिकली एंटार्क्टिका में जाके जब ये अच्छा भरपेट खाना खा लेते हैं तो वहां से ये ग्रेट बैरियर रीफ की तरफ जाते हैं, और इन हम्प बैक वेल्स के जो बच्चे पैदा होते हैं वो ये ग्रेट बैरियर रीफ में पैदा होते हैं, और वो अपना सारा भोजन पहले यहां से प्राप्त कर चुकी होती हैं। आ गया समझ में? ये पूरी कहानी है। अच्छी बात यह है कि आज से कुछ समय पहले जब यहाँ पर यूरोपियन व्हाइट्स, गोरी चमड़ी के लोग पहुंचे थे और मास स्लॉटरिंग वेल्स की हुई थी उनके ऑयल के लिए, बोन के लिए, ऑस्ट्रेलिया की स्थापना के शीघ्र बाद गोरी चमड़ी वालों के, श्वेतों के ऑस्ट्रेलिया स्थापना के एबोरिजिनीज तो वहाँ 10,000 साल पहले से ही हैं, वो 200 सालों तक चलती रही, और हम्प बैक वेल्स का मरना जारी रहा। जब सरकार ने फाइनली हंटिंग पर बैन लगाया 1960 में, तब ये मालूम चला कि 200 या 300 ही बची हैं केवल, और एक दूसरी पॉपुलेशन केवल 800 की बची थी। लेकिन अच्छी बात यह है, हम्पबैक्स को कहा जाता है रैबिट्स ऑफ द ओशन। रैबिट्स को रैबिट्स मतलब एक कलोकियल लैंग्वेज में क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, और इन्होंने अब बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन को रीगेन कर लिया। हर साल 10% से ग्रो हो रही है। किसी भी बड़े मैमल के लिए एक साल में 10% से आबादी बढ़ना इकोलॉजिकली बहुत ही बड़ा अजूबा मानते हैं जितने एक्सपर्ट्स होते हैं वो। समझ में आ गया?
तो अभी तक का सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इंसान उन्हें इस तरह से अपनी फिशिंग नेट में एक्सीडेंटली पकड़ पकड़ के मार डालता है, जिससे इंसान खुद का ही नुकसान कर रहा है। दरअसल होता क्या है कि जो वेल्स होती हैं ये बहुत लंबा चलती हैं, 100, 150, 200 साल तक जिंदा रहती हैं। जैसे आपने गैलापागोस आइलैंड्स के टॉर्टोइजेस के बारे में सुना होगा, तो गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है और ये क्यों फेमस हुए इतिहास में, बताइएगा। तो वेल अगर 200 साल तक जीती हैं, तो जब उनकी मौत होती है तो बॉटम ऑफ द ओशन में वो सिंक होके जाती हैं। तो जब वो नीचे जाती हैं तो देख रहे हैं नीचे पड़ी हुई है वेल, ये सारा का सारा CO2 उन्होंने अपने पास कैप्चर करके रखा था 200 सालों तक। और औसतन एक ग्रेट वेल जो है 33 टन का CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करके रखती है। तो भैया CO2 एटमॉस्फेयर से सिक्वेस्ट्रेशन के लिए तो वेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना सबसे अच्छा होगा। अगर एक पेड़ की बात करें, जितने समय में वेल इतना करती है, एक अच्छी खासी साइज का पेड़ केवल 3% कार्बन एब्जॉर्ब करता है। मतलब वेल्स का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा एंगल जो बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, वेरेवर वेल्स आर फाउंड फाइटोप्लैंक्टन आल्सो फाउंड। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स जो ओशन की सतह पे फैले हुए होते हैं, ये ऑक्सीजन पैदा करने में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंसानों द्वारा ली जा रही हर दूसरी सांस में आने वाला ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन से आता है, और वो लगभग 37 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 4 अमेजन फॉरेस्ट के आसपास के आकार का मोटे तौर पर मान लूँ कैप्चर करके रखते हैं। उसी तरह वेल पूप जो होता है, इनका जो एक्सक्रीटा होता है, वो फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें आयरन और नाइट्रोजन होता है जो फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेल्स तो भैया जो है डबल फायदे का सौदा है। CO2 को पकड़ के बैठी हुई है और उसके पूप से फाइटोप्लैंक्टन बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन बढ़ता है। ऐसी वेल्स को हम मार रहे हैं। मतलब इंसान से ज्यादा अपने आप को नुकसान देने वाली प्रजाति तो भैया ब्रह्मांड में ढूंढने से भी मिलनी नहीं है। इसको कहते हैं वेल पंप। ये मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां इंट्रोड्यूस कर देता हूं वेल पंप। ये पूरा का पूरा ओशन में चलता रहता है, तो थोड़ा रिसर्च करके हमें कमेंट में बताना वेल पंप क्या होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने अभी तक इसको थ्रेटेंड एनिमल की स्पीसीज में डाला था, इसको अतिरिक्त फंडिंग और अटेंशन मिलता था, तो अब हम उसको हटा सकते हैं, क्योंकि इनका तो बहुत ही बढ़िया अब रीजनरेशन हो चुका है। समझ में आ गया आपको। और डीलिस्टेड वेल्स को भी हम बचाएंगे, उनकी हत्या नहीं होने देंगे। तो जितने भी पर्यावरणविद हैं उनका ये कहना है कि इतना जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से पॉपुलेशंस रिकवर हुई हैं, अगर फिर कुछ गलती हो गई तो ये फिर से पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। और अभी इस वक्त तो ओशंस में ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स आने लग गई हैं, पॉल्यूशन आने लग गया है, और क्लाइमेट चेंज से क्रिल मर रही है, क्योंकि फीड जिसके ऊपर ये वेल्स खाती हैं, जिनको ये वेल्स खाती हैं क्रिल को, वो क्लाइमेट चेंज से मारी जा रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन प्री मैच्योर न हो जाए। समझ में आ गया। तो ये है पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे जानवरों की अपेक्षा वेल्स कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुई हैं। प्यारे साथियों, आज के दूसरे आइटम पर आते हैं, मिलिट्री टर्निंग ग्रीन एंड कार्बन न्यूट्रल। नॉर्मली जब हम मिलिट्री ग्रीन की बात करते हैं तो हमको उनके फटीग्स और उनके ड्रेस याद आते हैं। कोई भी मिलिट्री के कार्बन फुटप्रिंट की तो बात भी नहीं करता है। लेकिन भैया ये अपने आप में पूरा इशू है कि क्या मिलिट्री का डीकार्बोनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री में हम क्या बोलते हैं कि भैया वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फास्ट, वेरी पावरफुल व्हीकल्स, एंड नोबडी रियली आस्क वेदर मिलिट्री इज प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस और नॉट। मतलब ये सोच के कई लोगों को हंसी आएगी कि मिलिट्री टर्निंग ग्रीन, लेकिन आप हंसिए मत। आपको जान के आश्चर्य होगा, सारी दुनिया में इस पे बहुत सालों से काम चल रहा है, और दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्रीज खुद को ग्रीन करने में लगी हुई हैं। मतलब अभी तक तो वो लिटरली ग्रीन होती थी उनके कपड़ों से, नाउ दे आर टर्निंग ग्रीन फ्रॉम द एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव। है ना मजेदार टॉपिक। दुनिया भर की मिलिट्रीज को जीतने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है। उनका काम ही है मैक्सिमम वायलेंस इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट अ मिलिट्री इज ऑल अबाउट। और उस फोर्स को लगाने के पीछे जो ताकत लगती है वो बेस्ट पॉसिबल ईंधन होते हैं। आज तक ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल थे। तो क्या ये लोग कभी ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या ग्रीन फ्यूल कभी भी उनको इतना थ्रस्ट, इतनी इंस्टेंट पावर, इतना सपोर्ट दे पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे जितना पेट्रोल डीजल ने आज तक उनको दिया है? ब्रिटिश मिलिट्री प्लानर्स ये बोल रहे हैं कि जो रॉयल एयर फोर्स है
अगले 30 साल में हम उसको नेट ज़ीरो कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि हम उसमें सस्टेनेबल फ्यूल्स यूज़ करने वाले हैं। और उसके अलावा फ्यूचर में हमारे सैनिक जब बैटल फील्ड में जाएंगे तो उनके जो बख्तरबंद टैंक्स और व्हीकल्स होंगे वो बैटरियों से चलने वाले होंगे, डीजल पेट्रोल इंजन से नहीं चलने वाले होंगे। और यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज चलते हैं ओशंस में, वो अपने डेक पर कार्बन कैप्चर के इक्विपमेंट लगा के चलने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन की सरकार 2035 तक 80% एमिशन कट करने का वादा कर चुकी है, और ये तब तक संभव नहीं जब तक ब्रिटेन की मिलिट्री की भी ऑन बोर्डिंग ना की जाए। आ गया समझ में? तो अब ये सब जो होता है तो इससे दूसरे देशों पे दबाव बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जब इस तरह के शोकेसिंग होती है तो दी अदर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो गेट द मैसेज कि भाई हमको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अमेरिकन के केस में क्या हो रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला बजट आया तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट वाले, रक्षा मंत्रालय के लोग जो पेंटागन में बैठते हैं, तो पेंटागन क्या है हमें बताइए कमेंट थ्रेड में। 9/11 के हमलों में 11 सितंबर 2001 को जो 9/11 के आतंकी हमले हुए थे उसमें पेंटागन पे भी हमला हुआ था, याद है ना? आखिरी जहाज वहीं घुसा था जाके। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं कि ये यूके वाले अच्छा काम कर रहे हैं और अब हमें भी मिलिट्री प्लेन, शिप्स और व्हीकल्स को सनलाइट से पावरिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स ये बोल रहे हैं कि अगले 20 सालों में जब हम चाइना से सीधे भिड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या गो ग्रीन हमारा नारा होना भी चाहिए? शायद नहीं होना चाहिए। ग्रीन वर्सेस विनिंग, तो ये जनरल्स कहते हैं कि आप मिलिट्री एबिलिटी को डिमिनिश मत कर देना गोइंग ग्रीन के फैड के चलते। तो पता चला कि आप एक वॉर में गए चाइना के साथ और आप हार के लौटे और आपको एक गोल्ड मेडल मिला कि यू आर द ग्रीनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बट यू लॉस्ट द वॉर। तो क्या आपको वो स्वीकार्य होगा? क्योंकि यू हैव टू कम फर्स्ट इन द वॉर। यूएस की जो मिलिट्री है प्यारे दोस्तों, वो एस्टिमेटेड CO2 एमिशंस इन मिलियंस ऑफ टन्स में आप देख रहे हैं, दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा यूएस की मिलिट्री एमिट करती है। कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका की सेनाएं हैं और ये पूरा पूरा देश है, मोरक्को, पेरू, स्वीडन, हंगरी, ये केवल सेना है अमेरिका की। समझ में आया आपको? ये कंपैरिजन हो रहा था। ये बाकी देशों की सेना ही नहीं है, ये पूरे पूरे देश हैं। और अमेरिका का डिफेंस का जो बजट होता है दोस्तों नॉर्मली $700 अरब के आसपास, वो अगले 7 देशों के चाइना, सऊदी अरब, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूके, जर्मनी के बराबर ही होता है। तो इसलिए जिम्मेदारी तो यार इस मामले में कम से कम अमेरिका को लेनी पड़ेगी। कार्बन एमिशन कट करने का बहुत बढ़िया जो फॉर्मूला दिया जाता है कि भाई उसमें 3 तरीकों से आप कर सकते हैं। पहला तरीका कार्बन एमिशन कम करने का होता है डायरेक्ट एमिशंस को ही घटा दो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एमिशंस को घटा दो। तीसरा होता है जो वैल्यू चेन के एमिशंस होते हैं उनको घटाओ। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ऐसे वगैरह में काम आ सकती हैं चीज़ें। 3 स्टेप में कार्बन एमिशंस यानी कार्बन उत्सर्जन को घटाने की कोशिशें कोई भी देश, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कर सकती है। आया समझ में? इसको अच्छे से आप जूम इन करके पढ़ लेना। PDF हमने नीचे कमेंट में दिया है, डाउनलोड करना। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने सभी साथियों को चैनल के साथ जोड़िए। जितना ज़्यादा आप इस चैनल को हमारे साथ बढ़ाएंगे उतना हमारी टीम आपके लिए नए नए सेशंस लाती रहेगी। तो ब्रिटिश साइड ये बोल रही है कि हम बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल आने वाले समय में अच्छे से करेंगे। तो मुझे बताइए क्या एथेनॉल एक बायोफ्यूल है? और भारत में एथेनॉल को लेके क्यों धूम मची हुई है वे भी बता दो। और हमारे जितने भी फाइटर हैं, बॉम्बर हैं, टैंकर हैं, इन सब में हम बायोफ्यूल लगा के कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 नहीं 2040 तक ही लेकर आ जाएंगे। हाई लेवल बायोफ्यूल में क्या होता है, हाई लेवल बायोफ्यूल ब्लेंड जो होते हैं दे में हैव लेस एनर्जी कंटेंट एंड मेनी स्टोरेज इश्यूज प्रॉब्लमेटिक ऑफ बिग कंज्यूमर्स सच एज फॉर बिग कंज्यूमर्स सच एज डिफेंस डिपार्टमेंट। तो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि हाई लेवल बायोफ्यूल ब्लेंड जो मिलिट्री में यूज होंगे उनमें प्रॉब्लम सिर्फ हमको ये होगी कि जो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए हमारे बड़े बड़े टैंकों को एक झटके में आगे बढ़ाने के लिए, कहीं वो हमारी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेंटागन को बोला है कि भाई अगले 20 सालों में आपको बहुत काम करना है और अमेरिका ने ऑलरेडी 2030 के जो अपने टारगेट सेट कर रखे हैं उसमें 50 से 52% की कटौती के लिए पेंटागन को भी अपनी तरफ से सारे व्हीकल्स को, नॉन कॉम्बैट व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा। पेंटागन के पास 2 तरह के व्हीकल होंगे ना, एक तो वो जो युद्धक हैं और एक वो जो सिविलियन व्हीकल्स हैं, हज़ारों होंगे सिविलियंस भी।
उन सबको तो इलेक्ट्रिक कर लो कम से कम। तो ये पूरी बात है और ये उससे जुड़े कुछ और इनपुट्स हैं। आई होप आपको मज़ा आया। तो समरी ये है कि ओवरऑल आर्मी को ग्रीन करना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ अच्छी शुरुआत दुनिया में हो चुकी है। आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, नॉलेज लेक्चर में रिच वर्ल्ड मस्ट हेल्प द पुअर बैटल क्लाइमेट चेंज। दुनिया के जो अमीर देश हैं उन्होंने ही पिछले 200-250 सालों में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया, तो अब क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट मिटिगेशन फंडिंग वही लोग करें? ये बात भारत भी चीख चीख के कह रहा है और ये बात तो वैसे दुनिया को पता ही है। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं भूटान जैसे देशों में, वहाँ की कैपिटल थिम्पू में जो कि हिमालय में ऊंचे पे स्थित है, सोनम वांगड़ी जैसे लोगों ने क्लाइमेट चेंज को अपनी आंखों से बहुत तेजी से बदलते हुए देखा है। तो यहाँ हम सोनम पी वांगड़ी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दुनिया के 47 पुअरेस्ट देशों ने एक ग्रुप बनाया है और इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक्स में हिस्सेदारी जो की है उस ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। और उन्होंने ये कहा, एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम दुनिया के सबसे गरीब देश, हमने जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया क्योंकि हमारे कार्बन उत्सर्जन इतने रहे ही नहीं। अरे इसीलिए तो हम गरीब हैं। आप लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया, आप सबसे अमीर हैं। मतलब आपके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की, और आप ही सबसे ज्यादा इंसुलेटेड होकर बैठे हुए हो, दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हो। G7 लीडर्स से दुनिया के लोग उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि आपने 2008, 9, 10 के आसपास बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या कहा था? अमीर देश हर साल $100 अरब मोबिलाइज करेंगे ग्रीन फाइनेंसिंग में 2020 तक। हर साल $100 अरब ये इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और गरीब देशों को देंगे ताकि वो अपनी पूरी इकोनॉमी में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करें और इकोनॉमी सफ़र भी नहीं हो। और आज हम ये देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर देशों ने अपनी तरफ से नेट जीरो टारगेट देना शुरू किए हैं ताकि अर्थ की वार्मिंग को रोका जा सके। लेकिन क्या सिर्फ उनके करने से हो जाएगा? ये तो वो कोरोना वायरस वाला इशू है ना, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो क्लाइमेट चेंज तो उससे भी बड़ा ग्लोबल इशू है। तो जो वल्नरेबल गरीब देश हैं, आज अगर ये अमीर उनकी मदद नहीं करेंगे तो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड का, जो पेरिस क्लाइमेट का 2015 में डील हुआ था, 2016 में साइन हुआ था, उसका जो केंद्रीय रूल है, ये प्लेनेट के सारे लोग या तो एक साथ सफल होंगे या एक साथ मारे जाएंगे, इन द सेंस कि गोल पूरा नहीं होगा क्लाइमेट चेंज का। तो संयुक्त राष्ट्र का क्या स्टैंड है? अंतोनियो गुतेरेस ने G7 को कहा कि एक पिवटल मोमेंट है क्योंकि अमीर देश चाहें तो यहां से हम तुरंत एक दिशा बदल सकते हैं और वो हमें बदलनी चाहिए। बहुत शानदार चार्ट है दोस्तों, ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने जारी किया है। 1850 से लेके 2011 तक, तो इसको तो हम द हेडे ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मान ही सकते हैं। किसने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किया? आ रहा है समझ में? तो पूरी दुनिया में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर तो प्यारे दोस्तों ऑलमोस्ट 80% एमिशन अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस जापान, रशिया, यूरेशियन कंट्रीज एंड अदर हाई इनकम कंट्रीज ने किया। उसमें न तो चाइना है, न तो इंडिया है, न तो अफ्रीका है। तो हम लोगों ने तो 20% से भी कम किया है और ये लोगों ने 80% किया है। तो अब अगर हर $100 क्लाइमेट चेंज से लड़ने में चाहिए तो $80 इन लोगों से आने चाहिए, अदरवाइज फिर क्या है? तो याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज दो चीज़ें होती हैं जब आप जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। एक होता है फ्लो, एक होता है स्टॉक। हर साल जो CO2 बाहर आता है सिस्टम में उसको कहते हैं फ्लो, वो जाके एटमॉस्फेयर में बैठ जाता है जिसको कहते हैं स्टॉक। तो अभी बातें हो रही हैं फ्लोस को कम करने की, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक तो बढ़ते ही जाएगा ना। इट इज द सेम है सिग्मा डेफिसिट इज इक्वल टू डेट। तो बिल्कुल वो की वही कहानी है। तो डेवलप कंट्रीज ने $100 अरब का वादा किया और तुरंत ही उस वादे से मुकर गए। देयर वर्ड्स साउंडेड मच बेटर देन देयर डीड्स। और OECD ने फिर बाद में एक एनालिसिस करके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बाद में बोला कि हम लगभग $80 अरब तक तो राइट लेफ्ट मिला मुलू के किसी तरह तो आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन
डेवलप वर्ल्ड अभी अपनी पूरी पूरी प्रोमिसेस को फुल्ली बैकअप नहीं कर पा रहा है। जो सबसे अर्जेंट फॉर्म ऑफ फंडिंग की जरूरत है, फाइनेंसिंग फॉर कंट्रीज कोपिंग विद द कैटास्ट्रॉफीज विच आर ऑलरेडी हैपनिंग, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। कमिटमेंट बहुत हद तक हॉलो हैं। तो ये आप देखेंगे कि सबसे अमीर 10% जो हैं, उनके जो पूरे पूरे एमिशंस हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बराबर हो रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ही वो है। ये जितनी भी इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स आती हैं, ये रिपोर्ट्स ऑक्सफैम देता है। ऑक्सफैम एक एनजीओ है, बहुत शानदार रिपोर्ट्स हैं इनकी, दुनिया मानती है इसको। अभी तक आपने ऑक्सफैम की वेल्थ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी की रिपोर्टों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्लाइमेट एमिशन इनइक्वालिटी पर भी ऑक्सफैम बहुत अच्छी रिपोर्ट देता है, और ऑक्सफैम खुद एक अमीर देश से है। ऑल द वर्ल्ड्स कार्बन एमिशन इन वन चार्ट में, ये बहुत ही खूबसूरत विजुअल कैपिटल इसने एक चार्ट दिया कि दुनिया में नंबर 1 आज की तारीख में हो गया चाइना, नंबर 2 हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। और इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये टॉप के ही 4-5 देश अगर काफ़ी कुछ कट कर पाएँ तो काफ़ी फायदा होगा। भारत पे बहुत दबाव है नेट जीरो का टारगेट देने का, भारत अभी उससे बच रहा है। लेकिन धीरे धीरे जितने भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो अब एक हो रहे हैं, और उन्होंने अपना मैसेज देना अब शुरू कर दिया है। अब जैसे कैरिबियन नेशंस जो हैं, उन्होंने एक मैसेज जो पेरिस क्लाइमेट डील में दिया था 1.5 टू स्टे अलाइव, क्योंकि ये तो सारे द्वीप समूह हैं, सबसे पहले सी लेवल राइज में यही डूब जाएंगे, और वो तो एक्चुअली डूबेंगे। यहाँ तक कि भारत की भी पूरी कोस्ट लाइन जो है 7,500 किलोमीटर लंबी, हमारे कोस्ट लाइन पे जितने भी शहर हैं, जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू होगा अगले 20, 25, 30, 35, 40 सालों में, हमारी कोस्ट लाइन भी पानी से घिर जाएगी। तो ये शहर सारे सारे खाली होना शुरू होंगे, और ये आपको 5, 6, 7, 8 साल के बाद अखबारों में दिखने लग जाएगी न्यूज़, क्योंकि उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स G7 के जो मिले थे इस साल मई 2021 में, तो उन्होंने सारा रिव्यू किया कि हमारी तरफ से क्या कमिटमेंट है, और उन्होंने ये बोल दिया है कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर कोल प्रोजेक्ट्स को अब बंद कर दिया जाएगा। समझ में आया? और इस तरह से उन्होंने दूसरे टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग तक के दिए हैं। मजा आया? आज की चौथी करंट डेवलपमेंट पर आ गए एनवायरमेंट इकोलॉजी की। ये हमारी आईएएस की नॉलेज लेक्चर सीरीज है। हमारी गारंटी है आपको ये कंटेंट इस सीरीज में जो हम पढ़ा रहे हैं हर सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको ऐसे कैसे काम आएगा, तो सिंसियरली कीजिए, आपका बहुत भला होगा भैया एग्जाम में। कल जो हम लेक्चर लेंगे वो इकोनॉमी पर होने वाला है, फिर परसों एसएनटी वापस आ जाएगा। टर्की में जो स्नीज नॉट का आउटब्रेक हुआ वो आप सभी को पता है। ऑलमोस्ट 2 महीने टर्की के लोग परेशान हो गए, और ये सी ऑफ मरमारा में हुआ था। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और रजब तैयब अर्दोगान ने बहुत तेजी से कार्रवाई भी करना उस पर शुरू की, तो स्नीज नॉट कम हो रहा है। लेकिन जब तक पॉल्यूशन आता रहेगा ये प्रॉब्लम तो बना रहेगा। दुनिया में बाकी जगहों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी हो गई है स्नीज नॉट की। प्यारे दोस्तों, कहानी क्या थी? अगर आपने अभी तक मिस की है तो एक बार आपके लिए तो बहुत ही अच्छी है। टर्की का जो सी ऑफ मरमारा है, जो कि ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैक सी बीच में आता है द सी ऑफ मरमारा, और इस तरफ आ जाता है एजियन सी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्नीज नॉट का प्रॉब्लम जून 2021 में आ गया, और ये 2007 में पहली बार आया था। तब टर्की भौचक्का रह गया था कि ये कौन सी नई दिक्कत है। बेसिकली स्नीज नॉट होता क्या है? ये मरीन म्यूसिलेज होता है, और ये तब बनता है जब दी एल्गी आर ओवरलोडेड। अब ये एल्गी और एलजी दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन फर्क होता है। तो आप एल्गी, एल्गे, एलजी, एलजे सब बोल सकते हैं, वो चारों एक्चुअली होते हैं। तो द स्नीज नॉट इज अ मरीन म्यूसिलेज दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्गे आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये जितनी भी एल्गी हैं इनके ऊपर जब न्यूट्रिएंट्स की अत्यधिक बारिश हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आने लग गया है, प्लस क्लाइमेट चेंज, तो पॉल्यूशन में शहरों का पॉल्यूशन, उसमें निकले हुए बहुत सारे एलिमेंट सारे एल्गी के लिए एक न्यूट्रिशन का ही काम करते हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज में, वार्मिंग में ये चीज़ों का प्रभाव बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है दोस्तों? दुनिया में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। कहीं कहीं क्लाइमेट चेंज पूरे ड्रामेटिक इवेंट्स लाता है, लेकिन दूसरी जगहों पर क्लाइमेट चेंज ड्रामेटिक इवेंट नहीं लाते हुए एग्जिस्टिंग इवेंट्स की इंटेंसिटी को, जैसे हीट वेव इन जून जुलाई इन नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका, पैसिफिक कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। तो जो हीट डोम बना उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने में बताते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया, हालांकि वो फिर भी आती हीट वेव। तो ये जो न्यूट्रिएंट ओवरलोड होता है, तो उस वजह से द एल्गी स्टार्ट फीस्टिंग ऑन द वार्म वेदर, और इस वजह से विस्कस ब्राउन फोमी सब्सटेंस सब तरफ आ जाता है। देख रहे हैं ना, ये आपके सामने है।
अब ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, टूरिज्म के स्पॉट्स भी ज़बरदस्त हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 7 बड़े शहर हैं जिसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये इनलैंड सी है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि जो पोल्यूशन इसके अंदर थ्रो होता है शहरों का, वो तो अनकंट्रोल्ड ही है, बिल्कुल जैसे गंगा मैया के साथ हुआ इतने सालों में, सेम थिंग। डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वर्क, और ये सारी चीज़ें, मरीन एक्टिविटी, टूरिज्म, फिशिंग, इस सब ने पूरा का पूरा कबाड़ा कर दिया। तो सारी की सारी बात यह है कि ये शहरों से जब तक इसमें वेस्ट आना बंद नहीं होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स घुसना बंद नहीं होंगे, तो एलजी का इस तरह से एक्सप्लोजन होना बंद नहीं होगा। तो पूरे मरीन इकोसिस्टम को ये खतरा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लग जाती है। तो अब इसमें टर्की ने ये बोला है भैया कि सी ऑफ मरमरा को हम एक प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित क्षेत्र में तब्दील कर देंगे और पोल्यूशन कम करेंगे, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, और अभी फिलहाल तो इसके ऊपर उन्होंने करोड़ों डॉलर लगा के क्लीनिंग अप शुरू किया क्योंकि नाम भी बहुत खराब हो रहा है और एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आ ही रही है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन इम्पैक्ट और वर्ल्ड ओशंस डे की जानकारी मैंने यहाँ दी है, अच्छे से देख लीजिएगा। सी ऑफ मरमरा की बाकी की जानकारी आपके सामने है। तो ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी में भी बहुत काम आएंगी। रेफरेंस के लिए है ब्लैक सी, वहाँ से आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स, वहाँ से आता है सी ऑफ मरमरा, वहाँ से आता है दार्दनेल स्ट्रेट, और फिर एजियन सी, थ्रेशियन सी, और आगे मेडिटरेनियन सी। ये पूरी की पूरी चेन चलती है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, समझ लेना, याद रखना, ठीक है भैया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को सेलिब्रेट होता है। तो इस साल जब विश्व महासागर दिवस आ रहा था तो यहां पर जो है वो एलजी सेलिब्रेट कर रही थी कि चलो महासागर दिवस आया तो हम थोड़ी अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस ने 2008 से शुरू किया है क्योंकि ओशंस आर द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एंड देयर आर ग्रेट सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन। और इस साल की थीम थी ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। आज का आखिरी, इंडियाज रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो जितनी भूमि का अपक्षय हो गया है, भारत ने यह वादा किया है कि हम उसको रिस्टोर करेंगे, और ये पूरा का पूरा यूएन कन्वेंशन के तहत भी है। जून में एक यूएन डायलॉग में भारत की तरफ से टॉप पॉलिटिकल कमिटमेंट देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 आने तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैसे ठीक किया जाए, 2.6 करोड़ हेक्टेयर की अपक्षय हो चुकी भूमि को हम रिस्टोर कर देंगे और हमारे मित्र देशों को, विकासशील देशों को मदद करेंगे लैंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी सीखने में। जैसे कोविन का हमने ओपन सोर्स ऐप पूरे दुनिया को दे दिया, वैसे ही हम ये भी देंगे। समझ में आया आपको? और इनका कहना था कि भारत लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगा। जितनी लैंड खराब हो रही है उतनी लैंड ठीक हो रही है, उसको कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये एक अच्छा टर्म है, इस पर एक एग्जामिनर अच्छा एमसीक्यू बना सकता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमने हमारे जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन थे पेरिस में, उसमें हमने क्या कहा था कि 2030 तक हम 250 से 300 करोड़ टन कार्बन सिंक बना लेंगे। तो कार्बन सिंक बनाने के लिए फॉरेस्ट लगाना ज़रूरी है। लैंड डिग्रेडेशन दुनिया के 2/3 हिस्सों पर आज असर करता है, और अगर हमने लैंड डिग्रेडेशन को नहीं रोका तो पूरी मानवता का अस्तित्व अगले 50 साल में खतरे में आ जाएगा। तो भारत में फिलहाल, मानवता छोड़े, भारत की बात करें तो भारत में आप लैंड डिग्रेडेशन की स्थिति देख सकते हैं, और ये एक विशियस साइकिल होती है कि पॉवर्टी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रिड्यूस पर कैपिटल लैंड रिसोर्सेज, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मार्जिनल लैंड, नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, रिड्यूस, और इस तरह से ये चलता रहता है। बेसिकली ज़मीन पर अत्यधिक दबाव और साइंटिफिक तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करना, टॉप सॉइल का ख़त्म हो जाना जिसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, तो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होकर बंजर हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन याद रखना, भारत ने 2019 का जो दिल्ली उद्घोषणा की थी उसमें यही कहा था कि काफ़ी सारे लैंड ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। उससे जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। चाइना का जो पूरा का पूरा लोइस प्लेटू है, इसकी तो अपनी एक अलग ही दर्दनाक कहानी है। तो ये जो लोइस प्लेटू है ये बेसिकली वाटरशेड है येलो रिवर का, शांक्षी, गांसू, इनर मंगोलिया, निंगशिया हुई, किंगहाई और वेस्ट हेनान में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियरली इरोडेड प्लेटोज इन द वर्ल्ड। तो ये क्योंकि एक एक्सट्रीम उदाहरण है ज्योग्राफी का, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ले आऊँ। ये काफ़ी फर्टाइल प्लेटो रहा है और इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज़ हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, इसलिए आज की तारीख में यहाँ हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको?
लेकिन अभी जाइए मत, एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार हैं। ये आज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। इनको आप सॉल्व करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज 24वां सेशन हमारा हो गया और हमने आपको अभी तक 3 सेट दे दिए क्वेश्चन के, 3-3 क्वेश्चन के सेट दे दिए। तो कितने हो गए टोटल, और साथ ही साथ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। धीरे धीरे ये क्वेश्चन ही हज़ारों में हो जाएंगे, तो आप ढंग से करते चलें और जब तक कॉमन थ्रेड में आप इनके उत्तर देंगे, हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, Each element of the environmental system feeds on others and in turn feeds others. Explain the multiple roles that whales of the oceans play and what changes happen due to their being hunted down. प्यारा सवाल है, उत्तर दीजिएगा। और वेल्स बड़े खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत जीव हैं। जहाँ जहाँ उनकी अच्छाइयों के बारे में बात कर सके, उनके बारे में 2 अच्छे शब्द बोल सके, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पीटी एजुकेशन को सपोर्ट करें, इस लिंक पे जाके आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम कल भेंट करेंगे आपसे सेशन 25 में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को आप ही आगे अच्छे से फ्लरिश करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।